Heartily welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. I'm speaking Stella from CA Sansar. So today we are back with the interesting topic, the audit under Section 65 of the GST. For that, our special guest is CA Anvit Singh Gujral sir. First of all, thank you so much, sir, to joining us and also giving your valuable time, sir, having the experience as a chartered accountant and also the All India rank 16 in the CS executive examination. For that, we are thanks to you, sir. You are giving your valuable time to us to explain the topic of audit under Section 65 of the GST. Before we further ado, I having a smallest request to all of you those are watching us to subscribe our YouTube channel and do not forget to like, share, and comment. And if you guys any doubt, please drop your questions in the comment section and definitely we will reply you. Now here we go. I would like to invite you, sir, to share the thoughts on the today topic. So, thank you, Stella ma'am, for the introduction. At the outset, I would like to thank CSNSR's team for giving me this opportunity to speak on this topic, which is very relevant in today's time, that is audit under Section 65 of the GST. But the main focus of our session would be on what things to be kept in mind when a client gets an audit notice under Section 65 for the litigation that would continue from that. So I have divided my session in six topics. First one would be statutory mandate, what Section 65 of the GST Act says. Then we'll go into Rule 101 of the CGST rules or the GST rules, as may say. Then what are the timelines which the consultants or the assessees need to adhere while getting their books audited under GST? What are the main checkpoints that department usually checks in GST audit? Why GST audit matters, and what is the documentation that would be required from the end of the client that the department looks for in the GST audit. So we'll start our session with first of all dealing with section 65 of the CGST Act. सर सेक्शन 65 जीएसटी एक्ट डिपार्टमेंट को पावर देता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके जीएसटी रिकॉर्ड्स को ऑडिट करने की। सबसेक्शन 1 जो है वो ये बोलता है कि द कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, या तो कमिश्नर खुद या वो किसी भी ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की बुक्स को ऑडिट करने का। सर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि द वर्ड्स रिटन इन द सेक्शन आर रजिस्टर्ड पर्सन। मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि जो नीचे केस लॉ मेंशन्ड है टीवीएल राजा स्टोर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर, सर मद्रास हाई कोर्ट हैज कैटेगोरिकली हेल्ड कि जिस बंदे की, जिस असेसी की जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव होगी सिर्फ उसी की जीएसटी ऑडिट डिपार्टमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट चाहे तो बोले कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गई थी और मैं आपकी जीएसटी ऑडिट पिछले 3 साल की या पिछले 5 साल की करना चाहता हूं। तो अगर आपका कोई ऐसा केस है जिसमें डिपार्टमेंट आपके कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन की ऑडिट कर रहा है, तो आप उसमें ये प्ली ले सकते हैं शुरू में ही कि सर मैं तो जीएसटी में अब रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, और सबसेक्शन 1 जो है वो पावर देता है जीएसटी ऑडिट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन की। दूसरा क्वेश्चन, सर ऑडिट होगी कहाँ पे? जैसे इनकम टैक्स ऑडिट के लिए क्लाइंट अपना डाटा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को सबमिट करता है, क्या वैसे ही हमें डाटा सबमिट करना है डिपार्टमेंट को? तो इसके लिए सेक्शन 65 सबसेक्शन 2 बोलता है कि डिपार्टमेंट चाहे तो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे आपकी शॉप है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस हैं, गोडाउन है, जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वहां पे जाके वो ऑडिट कर सकते हैं या आपके रिकॉर्ड्स अपने ऑफिस में जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में मंगवा सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है सर, डिपार्टमेंट जनरली सबसे पहले आपसे अपने स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स अपने ऑफिस में मंगवाता है थ्रू मेल और थ्रू फिजिकल मोड। उसके बाद वो अपनी ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं कि उनको क्या ऑब्जर्वेशंस, क्या डिस्क्रिपेंसीज आपके रिकॉर्ड में मिली। देन वो एक दिन आपके जीएसटी रजिस्टर्ड ऑफिस में विजिट करके आपसे क्वेरीज पूछ लेते हैं और आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस के कंप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल आपने वहां पे अपने बिजनेस का नेम डिस्प्ले करा हुआ है, जीएसटी सर्टिफिकेट डिस्प्लेड है, जीएसटी नंबर प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्लेड है या नहीं, ये सब चेक करते हैं। उसकी आपको प्रायर इंटीमेशन डिपार्टमेंट करता है ऑडिट में।
एक लेटर के थ्रू कि सर हम इस डेट पे आपके ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, आप अपने स्टाफ को प्लस आप अपने कंप्यूटर्स अवेलेबल रखिएगा, आप अपने रिकॉर्ड्स अवेलेबल रखिएगा ताकि हम जीएसटी ऑडिट आपकी कर सकें। सर द फर्स्ट स्टेप इन जीएसटी ऑडिट, जब भी डिपार्टमेंट ये सिलेक्ट करता है कि हमें आपकी जीएसटी ऑडिट करनी है, वो आपको फॉर्म जीएसटी एडीटी 01 में एक नोटिस देगा 15 दिन बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी ऑडिट। ऑडिट शुरू करने से 15 दिन पहले वो आपको एक नोटिस देंगे थ्रू मेल, थ्रू जीएसटी पोर्टल, थ्रू पोस्ट कि सर हम आपके रिकॉर्ड्स की इस पीरियड की ऑडिट करना चाहते हैं। सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेक्शन 65, व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट? क्या डिपार्टमेंट ने एक बार ऑडिट स्टार्ट करी तो क्या वो काफी लॉन्ग पीरियड के लिए जा सकती है? सर द लॉ कैटेगरिकली प्रोवाइड्स दैट डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 3 महीने हैं आपकी ऑडिट कंक्लूड करने के लिए, लेकिन डेट ऑफ कमेंसमेंट 3 महीने कहां से शुरू होंगे वो नोट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर आप सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट विल बी लेटर ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स, जो डेट बाद में आएगी या जिस दिन वो आपके डिपार्टमेंट आपके ऑफिस विजिट करेंगे उस दिन, या जब आप अपना डाटा सबमिट कर देंगे डिपार्टमेंट को फॉर ऑडिट। सर इसमें एक क्वेश्चन आता है, सर हम तो अपना डाटा पार्ट्स में सबमिट कर रहे हैं, तो उस डेट में क्या ऑडिट होगी और हमारी विजिट पहले हो चुकी? सर जब आप अपना लास्ट जो रिमेनिंग डाटा है जो डिपार्टमेंट ने आपसे एडीटी 1 में मांगा वो आप सबमिट कर दोगे, उस दिन से आपकी ऑडिट की डेट जो है 3 महीने कमेंस हो जाएंगे और डिपार्टमेंट को उन 3 महीनों में आपकी ऑडिट को कंक्लूड करना है। सर क्या एक्सटेंशन हो सकती है? यस बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ डिपार्टमेंट के पास पावर है, कमिश्नर जीएसटी के पास पावर है कि वो रीजंस इन राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, फिर वो आपकी ऑडिट को फर्दर 6 मंथ्स के लिए इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। सर आपकी ड्यूटीज क्या हैं? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द असेसी? हाउ फाइंडिंग्स विल बी कम्युनिकेटेड एंड व्हाट इज द फॉलो अप एक्शन व्हेन आवर ऑडिट इज कंक्लूडेड? सर सबसे पहले जो टैक्स पेयर की ड्यूटी बनती है सेक्शन 65 में, जो क्लियरली डिपार्टमेंट लिखता है कि आपको अपनी बुक्स और जो रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट मांगता है विच आर रेलिवेंट टू जीएसटी वो आपको डिपार्टमेंट को देने हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आपसे आईटीआर मांग सकता है, आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मांग सकता है, आपके स्टॉक रजिस्टर, आईटीसी रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर और कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपनी कोई जीएसटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो वो डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 6 जो बात करता है कि कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स, डिपार्टमेंट ने 3 महीने में आपकी ऑडिट कर ली, उसने 4 पॉइंट्स निकाले कि इस केसेस में डिपार्टमेंट को डिस्क्रिपेंसी मिली, तो ऑडिट कंक्लूड होने के 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट, जिसको हम एडीटी 02 बोलते हैं, वो कम्युनिकेट करेगा, जिसमें वो अपनी सारी फाइंडिंग्स लिखेगा। उसमें बहुत कैटेगरिकली आयुषी गलवानो के केस में ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने बोला कि 30 दिन में आपको ऑडिट जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो कम्युनिकेट करनी इज नेसेसरी और इसको डिपार्टमेंट बाईपास नहीं कर सकता। सर कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन क्या होगा? आपने अपना रिप्लाई दे दिया, डिपार्टमेंट ने आपकी ऑडिट रिपोर्ट फाइनल कर दी, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कोई टैक्स शॉर्ट पे करा है, आपने कोई आईटीसी गलत ले लिया है, देन डिपार्टमेंट कैन प्रोसीड टू इशू शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74 और 74A, depending if department alleges that there is a fraud on your part, then the proceedings will be done in 74, or if the case is not of fraud, then proceedings shall be done under section 73. सर रूल 101 क्या बोलता है? किस पीरियड की ऑडिट हो सकती है? क्या 1 साल की ऑडिट होगी? मल्टीपल ईयर्स की ऑडिट कंबाइन हो सकती है? सर डिपार्टमेंट चाहे तो आपकी सिर्फ 1 साल, फॉर एग्जांपल 21-22 की ऑडिट कर सकता है, या डिपार्टमेंट 5 साल को भी क्लब करके आपकी जीएसटी ऑडिट कर सकता है, इसमें कोई बार नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट को आपको नोटिस देना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा जीएसटी एडीटी 01 में, वेरिफिकेशन में वो आपके जीएसटी रिकॉर्ड्स जो हैं वो वेरीफाई कर सकता है। डिस्क्रिपेंसीज आपको चांस दिया जाएगा सर ड्यूरिंग ऑडिट अपना रिप्लाई देने में। बहुत सारे असेसीज क्या गलती करते हैं कि सर हमने ऑडिट तो करवा लिया बट हमने अपने ऑडिट डिस्क्रिपेंसीज का नीचे रिप्लाई ही नहीं दिया।
सर आपको रिप्लाई देना है, वो आपका बेस बनेगा फर्दर लिटिगेशन के लिए आगे, कि हमने डिपार्टमेंट को ड्यूरिंग ऑडिट अपने सारे पॉइंट्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। क्योंकि जब भी आप शो कॉज लेवल पे जाओगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल ऑलवेज से कि सर आपकी तो डिटेल्ड ऑडिट हुई है, डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट टाइम था, आपने नीचे अपना कोई स्टैंड क्यों नहीं क्लियर किया। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि आप अपना कोई भी डिस्क्रिपेंसी पे स्टैंड ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिस्क्रिपेंसी आती है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईटीसी अवेल्ड इन जीएसटीआर 3B एंड व्हाट वाज अपीयरिंग इन जीएसटीआर 2B और 2A, देन आप नीचे ही उस चीज को क्लियर करके चलिए कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, और उसके आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अपनी ऑडिट टीम को दीजिए। एडीटी 02 में सर आपकी फाइंडिंग्स आएंगी। ये एक चार्ट है कि कब कब जीएसटी में क्या क्या ऑडिट में टाइमलाइंस इन्वॉल्व हैं। पहले आपको नोटिस आएगा, फिर आपकी ऑडिट शुरू होगी, फिर 3 महीने में कंक्लूड होगी। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 6 months बाय कमिश्नर। देन फ्रॉम कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन 30 दिन के अंदर आपको अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये टाइमलाइन कब काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रीसेंट केस विच आई वॉज हैंडलिंग, उसमें ऑडिट हुआ। ऑडिट के बाद डिपार्टमेंट ने जो ऑडिट रिपोर्ट अपनी डिस्क्रिपेंसीज कम्युनिकेट करी एडीटी 02 में, वो 30 दिन के बाद कम्युनिकेट करी। सो वी चैलेंज दैट एंड वी गॉट अ फेवरेबल ऑर्डर कि सर आपके पास 30 दिन थे ऑडिट कंक्लूड करने के लिए, आपने 30 दिन में नहीं करा, तो अब आप हमसे डिमांड नहीं बना सकते। सर वैसे तो ऑडिट बहुत डिटेल्ड होती है, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स डिपार्टमेंट हमारी ऑडिट में चेक कर सकता है, मैं अपनी इस पीपीटी में उन्हीं पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ। ब्रीफ में समझते हैं कि सर क्या क्या पॉइंट्स हमारे चेक हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर सेल्स। जो आप जीएसटीआर 1 में अपनी सेल्स रिपोर्ट कर रहे हो मंथली, और जो आप टैक्स पे कर रहे हो जीएसटीआर 3B में, क्या वो मैच्ड है, क्या वो एक्यूरेटली मैच्ड है, या उसमें डिफरेंस है, वेदर इट इज शॉर्ट पेड और नॉट। सर शॉर्ट पेड हम चेक कैसे करें। सबसे पहले आप अपने पोर्टल पे जाइए, वहां पे आईटीसी कंपैरिजन शीट और टैक्स पेमेंट कंपैरिजन शीट बनी आती है। सर दैट इज द बेस फॉर द डिपार्टमेंट टू चेक अगर आपका कोई शॉर्ट पेमेंट है। आप उसे चेक करिए कि आपकी सारी पेमेंट्स रिकनसाइल्ड हैं। फिर एचएसएन क्लासिफिकेशन, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या आपका गुड्स जो है वो एक पर्टिकुलर एचएसएन जो आप अपनी इनवॉइस पे लगा रहे हो उस पे फॉल करता है। इनमें केसेस में क्या चेक होता है सर। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जिसमें डिस्प्यूट है, डिपार्टमेंट विल से दैट प्रोडक्ट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 18%, बट यू विल से दैट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 5%। तो क्या जो आप एचएसएन नोट्स रेफर कर रहे हो वो क्लियर हैं या नहीं है, वो आपके इनवॉइस को सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये आप ऑडिट करवाने से पहले चेक करिए। फिर आप बुक्स में जो सेल्स रिपोर्ट कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल्स में जो सेल्स आ रही हैं, क्या वो सेल्स आपकी जीएसटी में रिपोर्टेड हैं, आपकी जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न से रिकनसाइल्ड हैं, मंथली जीएसटीआर 1 3B से रिकनसाइल्ड हैं। अदर इनकम जो आपकी बैलेंस शीट में आ रही है, अगर उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है तो क्या आप वो उसे रिपोर्ट कर रहे हो अपने जीएसटी में। इंटरेस्ट इनकम, क्या वो आप एग्जम्प्ट इनकम में रिपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे। देन द मेजर पेन पॉइंट, आईटीसी मिसमैच के जो नोटिस आते हैं ऑडिट के बाद। सर आप अपनी 2A के अकॉर्डिंग आईटीसी ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। The other issue that whether 2A was applicable in GST or not is a separate issue, but department usually checks the same. मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जो मोस्ट ऑडिट्स में निकलता है सर, क्या आप अपने वेंडर को 180 डेज में पेमेंट कर रहे हो या नहीं पेमेंट कर रहे। क्योंकि जीएसटी लॉ ये बोलता है, अगर आपने किसी वेंडर से परचेज करा और आपने आईटीसी लिया बट आपने उसको 180 डेज में पेमेंट नहीं करी, तो आपको वो सारी आईटीसी अपनी रिटर्न्स में रिवर्स करना है सर। बाद में जब आप पेमेंट कर देंगे तब आप वो आईटीसी ले सकते हैं। अगर आपने नहीं करा और डिपार्टमेंट को ये चीज ड्यूरिंग ऑडिट पता चलती है, डिपार्टमेंट कैन डिमांड इंटरेस्ट फॉर द सेम। उसके बाद सेक्शन 17(5) डिपार्टमेंट फेवरेट, क्या आप कहीं ब्लॉक क्रेडिट तो नहीं ले रहे सर। कंस्ट्रक्शन का आईटीसी, रेंट कैब का आईटीसी, फूड एंड बेवरेजेस का आईटीसी, मोटर कैब, इन सब का आईटीसी तो नहीं ले रहे। ये सब आप जरूर चेक कर लीजिए सर। डॉक्यूमेंट्स में जो डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज आईटीसी रजिस्टर। अब मेरे से कुछ लोग पूछते हैं सर आईटीसी रजिस्टर में हम क्या दिखाएं।
Sir, ITC register is basically the working of the ITC which you report in your GSTR 3B. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक महीने में 1 लाख रुपीज का आईटीसी क्लेम करा, तो कौन सी एंट्रीज का वो 1 लाख रुपीज का टोटल बनता है वो आपके आईटीसी रजिस्टर में जरूर आएगा सर। आरसीएम रजिस्टर, आप एक एडवोकेट की सर्विसेज ले रहे हैं, आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज ले रहे हैं, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज ले रहे हैं, तो उन केसेस में आपको एज पर नोटिफिकेशन 13/2017 के अकॉर्डिंग आरसीएम पे करना है और अपना एक सेपरेट आरसीएम रजिस्टर जिसकी वैल्यू आपकी 3B से मैच करनी चाहिए वो आपको दिखाना है। उसके बाद जिन क्लाइंट्स पे 99C की एप्लीकेबिलिटी है, क्या 99C में उन्होंने अपनी बुक्स को रिकनसाइल करा, एनुअल रिटर्न में अपनी जीएसटी रिटर्न्स को रिकनसाइल करा, उसमें कोई पेमेंट आपकी शॉर्ट पे तो नहीं आ रही, एक्सेस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी तो नहीं डिस्क्लोज हो रहा, अगर हो रहा था तो क्या आपने उसको रिवर्स करा, आपने वो पेमेंट डीआरसी से कर दी, ये चीज का ध्यान रखिए सर। बहुत केसेस में क्या होता है कि आप अपनी रिटर्न्स में तो सब सही दिखा रहे होते हो, लेकिन जीएसटीआर 9 में एडिशनल लाइबिलिटी की वजह से आप उसे पे नहीं करते, तो ऑडिट के बाद आपको वो इंटरेस्ट और पेनल्टी से पे करना पड़ेगा। अगर डिटेल में आप देखना चाहें कि कॉमन रीजंस जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करा कि जीएसटीआर 1 और 3B में किस वजह से डिफरेंस आता है, सर आपने अमेंडमेंट कर दी कोई इनवॉइस में जो कि एक ईयर की दूसरी जगह रिपोर्ट हो गई। मेजर पॉइंट, जीएसटीआर 7 में आपके सप्लायर बायर ने आपका टीडीएस डिडक्ट करा, सर उस फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट एक केस हुआ, आपने अपनी इनवॉइस एज पर टाइम ऑफ सप्लाई 31 मार्च को रिपोर्ट कर दी अपनी जीएसटीआर 1 में, डिपार्टमेंट ने जिसने टीडीएस काटना था उसने वो टीडीएस अप्रैल के फर्स्ट वीक में काटा, तो वो आपकी रिटर्न्स में कॉमन टर्नओवर मिसमैच का पॉइंट बन जाएगा जिसको आपको डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। कोई इनवॉइस आपकी बुक्स में पहले आ गई आपके पास, आपने रिटर्न्स में बाद में दिखाई, तो क्या उस पे आपने इंटरेस्ट पे करा, B2C और B2B की क्लासिफिकेशन सही तरीके से करी, HSN SAC ये जो डीलर्स एक्साइज से माइग्रेट हुए थे वो समझते होंगे मैन्युफैक्चरिंग में कि सर आज तो जीएसटी के 2 रेट हैं लेकिन पहले वही रेट 4 थे, तो मेजर डिफरेंस आता था। फॉर एग्जांपल जो रीसेंट केस हुआ कि क्या आपका काम 28% में आता है या आपका काम 18% में आता है, तो उसके लिए HSN बहुत जरूरी है। फिर क्या आप मैंडेटरी जो HSN डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसे शो कर रहे हैं अपनी इनवॉइसेस पे या नहीं। उसके बाद बुक्स और रिटर्न्स में सेल्स का डिफरेंस, कोई डिस्काउंट्स एडजस्ट हुए, कोई क्रेडिट नोट्स आपने बुक्स में कर दिए जीएसटी रिटर्न्स में नहीं करे, जीएसटी रिटर्न्स में कर दिए बुक्स में नहीं करे, तो वो एक मिसमैच का वजह बन सकती है। अदर इनकम, सेल ऑफ यूज्ड गुड्स, बहुत लोग सोच देते हैं कि इस पे तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, सर जीएसटी ऑन सेल ऑफ यूज्ड गुड्स एप्लीकेबल है, आपको स्क्रैप सेल पे भी जीएसटी देना है, वो ध्यान रखिए। आपने लिक्विडेटेड डैमेजेस रिसीव करे उस पे जीएसटी नहीं लगता सर, लेकिन वो आपकी बुक्स में आएगा। आपको डिपार्टमेंट को सर्कुलर 178 ऑफ 2022 लिक्विडेटेड डैमेजेस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। क्रॉस चार्ज और आईएसडी का इशू 2A 3B हमने डिटेल में डिस्कस करा। एक पॉइंट जो इसमें निकलता है सर, कैंसल डीलर, आपके डीलर की बैक डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल है या उसने 3B फाइल नहीं करी या उसने एज पर सेक्शन 16(4) की टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग आपने अपना जीएसटी क्लेम नहीं करा, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। 180 डेज की पेमेंट, ब्लॉक क्रेडिट मैंने एक्सप्लेन करा, कई बार हम ना जानते हुए कि इस चीज़ का क्रेडिट ब्लॉक है हम ले लेते हैं। द मेजर केस सफारी रिट्रीट जिसको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड करा गया, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। आईटीसी रजिस्टर आपका 3B से रिकनसाइल होना चाहिए। आपकी कोई भी आईटीसी के रिलेटेड डिमांड बनेगी वो आपको आईटीसी रजिस्टर ही दिखाना पड़ेगा डिपार्टमेंट को उस डिमांड को कैंसल आउट करवाने के लिए। आरसीएम रजिस्टर, जीएसटीआर 99C में मिसमैच। अब सर आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और ऑडिट क्यों जरूरी है, क्यों इसको सही तरीके से हैंडल करना जरूरी है। सर मैंने पहले बताया कई बार हम ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं ये देखते हुए कि डिपार्टमेंट विल चेक इटसेल्फ, हम उसको रॉ डाटा दे देते हैं। सर डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम नहीं है, आप जितना बेटर प्रेजेंटेड डाटा डिपार्टमेंट को देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। सर ये ऑडिट आपके एससीएन की फाउंडेशन बनेगा, हर जगह ये बोला जाएगा
आपने ये डॉक्यूमेंट या अपनी जो रिप्लाई है आपने ऑडिट के टाइम ऑडिट टीम को क्यों नहीं समझाया? हमारे पास तो एडजुडिकेशन में लिमिटेड टाइम है, हम आपके इतने डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करें? दो उनकी ड्यूटी है, बट वो ये बोलेंगे सर आपने ऑडिट में ये 4 डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं प्रेजेंट करे? फिर लिमिटेशन का ध्यान रखिए ऑडिट में, आपकी ऑडिट टाइम बार्ड तो नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट ने लेट तो नहीं कर दी, तो आप इस ग्राउंड को अपनी लिटिगेशन में जरूर लीजिए कि डिपार्टमेंट लिमिटेशन क्रॉस कर चुका है। अगर ऑडिट में कुछ निकलता है उसे ऑडिट के दौरान आप पे कर दीजिए, जिसको आपको पता है कि दिस वाज योर लाइबिलिटी एंड इट इज मिस्ड, उसको पे कर दीजिए ताकि आप अपनी पेनल्टी बचा सकें। सर बहुत बंदे ये क्वेश्चन करते हैं, क्या डिपार्टमेंट हमें राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिप्रेजेंट देगा ड्यूरिंग ऑडिट? यस सर, दैट इज योर राइट। यू कैन रिप्रेजेंट योर ग्रीवेंसेज, योर रिप्लाई टू द डिपार्टमेंट। अपने ऑडिट के सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट छोड़ दिया और वो आपके किसी ग्राउंड का बेस हुआ तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की वजह से वो ग्राउंड नहीं ले पाएंगे सर। डिपार्टमेंट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन या फिजिकल विजिट का नोटिस देता है, उसे अपनी फाइल में संभाल के रखिए कि किस दिन डिपार्टमेंट ने फिजिकल विजिट करी मेरे ऑफिस में, ताकि उस दिन से आप डेट ऑफ कमेंसमेंट स्टार्ट कर सकें। उसके बाद सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आपके सारे स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स जो जीएसटी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जीएसटीआर 1, 3B, 99C, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, ई वे बिल्स, ई इनवॉइस रजिस्टर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपके बुक्स, आईटीआर्स, कॉस्ट ऑडिट, ये सब आपसे डिपार्टमेंट मांगेगा सर। अगर डिपार्टमेंट ड्यूरिंग ऑडिट कोई ऐसी पार्टीज आइडेंटिफाई करता है और बोलता है कि आपने तो इससे फेक इनवॉइसिंग ली है, बोगस बिलिंग ली है, तो उसके लिए क्या आप अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं? ई वे बिल, बिल्टीज, जो डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट को चाहिए, बैंकिंग रिकॉर्ड्स आपके मेंटेन होने चाहिए, बैंक रिकनसाइल होना चाहिए जीएसटी से, पेमेंट बैंकिंग चैनल से आनी चाहिए, 180 डेज में पेमेंट होनी चाहिए, आईटीसी और आरसीएम वर्किंग। उसके लिए सर दो ही चीजें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईटीसी रजिस्टर और आरसीएम रजिस्टर आप जरूर मेंटेन करिए अपने रिकॉर्ड्स में। रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस के सर्टिफिकेट्स, ऑथोराइजेशंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कंसल्टेंट आपका है उसको आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे के रखिए। सर लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस करते हैं जो जीएसटी लॉ में वेरियस हाई कोर्ट्स ने बोला, और उन चीजों का आपको बेनिफिट अपनी ऑडिट में हो सकता है। सर द फर्स्ट जजमेंट इज अब्दुल रऊफ खान वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स कोलकाता, ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। इस केस में फैक्ट्स क्या थे कि 2018-19 की ऑडिट एसजीएसटी डिपार्टमेंट कोलकाता ने एक असेसी की कंक्लूड कर दी। उसके बाद सीजीएसटी अथॉरिटी आफ्टर सम पॉइंट 2017-18 से लेके 2020-21 की ऑडिट डिपार्टमेंट असेसी की दोबारा से रीओपन करता है। सो असेसी अप्रोच्ड ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि 2018-19 की ऑडिट ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जीएसटी हैज कंक्लूडेड, तो सीजीएसटी अब उस पीरियड का दोबारा से ऑडिट नहीं कर सकता, तो सिर्फ 2017-18, 19-20 और 20-21 की ही ऑडिट सीजीएसटी डिपार्टमेंट कर सकता है। मीनिंग देयर बाय एक डिपार्टमेंट, एक जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी, वेदर इट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी, एक पीरियड की ऑडिट एक ही बार कर सकती है। अगर उसने एक पीरियड कर लिया, सो अदर अथॉरिटी, इफ ऑडिट वाज डन बाय एसजीएसटी, सो सीजीएसटी कैन नॉट प्रोसीड विद ऑडिट फॉर दैट पीरियड। सर नेक्स्ट फोकस कर रहा हूं, टाइम बार्ड कंप्लीशन ऑफ जीएसटी ऑडिट, लाइफलाइन मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, उड़ीसा हाई कोर्ट की इंटरिम जजमेंट है, बट उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट जो ऑनरेबल जुडिशरी ने लिखा कि सर ऑडिट आपको प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में कंप्लीट करनी है, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर एक्सटेंड करना है, दैट टू कैन बी डन ओनली फॉर 6 months, दैट टू विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर इन राइटिंग एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस। 6 महीने से बाद तो आपका ऑडिट वैसे ही नहीं जा सकता। सर आपने ऑडिट करवा लिया, ऑडिट कंक्लूड हो गया, ऑडिट के बाद आपको एससीएन भी आ गया, लेकिन वो एससीएन किसी दूसरी अथॉरिटी ने दिया और ऑडिट किसी और ने कंक्लूड करा। क्या ऐसा हो सकता है? विपिन कुमार अग्रवाल के केस में उड़ीसा हाई कोर्ट ने फिर से ये बोला कि नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो ऑडिट एक बार आपका हो चुका, वही अथॉरिटी आपका एससीएन करेगी उस ऑडिट के बाद।
एक जजमेंट जो रिसेंटली आई आरपी बिल्डकॉन की जजमेंट है सर, वो मैंने लिखी नहीं है बट आप नोट कर लीजिए, आरपी बिल्डकॉन की झारखंड हाई कोर्ट की जजमेंट है। उसने में बोला गया कि अगर आपके किसी पीरियड की ऑडिट हो जाती है तो डिपार्टमेंट सेम पीरियड में आपकी स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट के पास पूरा टाइम था कि वो अपनी ऑडिट कंक्लूड कर ले, ऑडिट में जो चेक करना है उसे बुक से डाटा मैच करना है, रिटर्न से करना है, जीएसटीआर 9 से करना है, वो सब मैच कर सकता था। एक बार ऑडिट कंक्लूड होने के बाद वो आपकी ऑडिट, आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट सेक्शन 61 में नहीं खोल सकते। सो इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट्स यू कैन कमेंट इन द वीडियो सेक्शन। थैंक्स फॉर द टाइम। आई हैंड ओवर द स्टेज टू स्टेला। थैंक यू मैम। Thank you so much, sir. You explained very wonderfully, and also the exact guidelines on audit under Section 65 of the GST. And those are watching, if you guys having any doubt, please drop your question in the comment section, and definitely we will reply you. So again, thank you so much, sir, to explaining the wonderfully and in easy way. Thank you. थैंक यू मैम।